तो आज हमको रिवीजन करना है। चेदी वंश छोटा सा है, चेदी राजवंश, और उसके बाद भारत के यवन राज्य, इसके बारे में हमको रिवीजन करना है। रिवीजन करते हुए देखेंगे, आपको समझ में आएगा तो बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा तो रिवीजन करते चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, छोटा सा बचा हुआ है चेदी चेदी राजवंश। इसको ना कलिंग के बारे में, यानी कलिंग पे राज करता था, कलिंग पे। और कलिंग के बारे में आप जानते हैं, अशोक का आक्रमण किया था अपने गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष में। खारवेल को हरा दिया था और तोसली पर अधिकार कर लिया था। तो वहीं पे आपको जानना है कि जो जो खारवेल था ना, कौन वंश का था? एक चेदी वंश का, ठीक है। तो अशोक के मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईस्वी में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। मतलब कि ये जब अशोक खत्म हो गया ना, तब जो आपको बताया ना, वो भी चेदी वंश का ही था, लेकिन उसके बारे में ना कुछ और बताया जाता है। शायद उबला याद है, अशोक जब आक्रमण किया था तब। अरे अशोक जब आक्रमण किया था तो वहां का राजा खारवेल था ना, राजा खारवेल वहां के था ना। कब आक्रमण किया था? 8वें वर्ष। अरे 261 ईस्वी पूर्व में ना पढ़ा है, कलिंग पर आक्रमण किया था। हाँ, राजा खारवेल। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग का राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। और वहां का राजा खारवेल था, ठीक है। तो कहता है अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी राजधानी हमें हाथी गुफा अभिलेख जो भुवनेश्वर में है, अब भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में है, से जानकारी मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। आगे लो ना, खारवेल जिसको कौन? अशोक हरा दिया था। हाँ, तो इसमें आपको बस इतना ही रखना है राजा खारवेल के बारे में, चेदी वंश से, ठीक है। तो पूछेगा चेदी वंश कहाँ शासन करता था? अरे उड़ीसा में, वर्तमान में उड़ीसा। पहले कहीं नाम रहा? अरे उड़ीसा भुवनेश्वर वहीं पे है, लेकिन पहले क्या नाम था? अरे तोसली नौ का राजधानी था, तो वहां का राजा था ना। नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, कहने का मतलब खारवेल ना इस वंश का एक प्रतापी राजा था, जिसको हरा दिया था अशोक। उसका राजधानी तोसली, उस पर आक्रमण कर लिया था, ठीक है। तो वही बात न कह रहे हैं कि ये जो खारवेल था, खारवेल चेदी वंश का एक महान राजा था, जिसको अशोक हरा दिया था। 261 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था, और उसी समय उसका हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि इतना सारा खून देखा था ना, तो बौद्ध धर्म मानने लगा था। तो वही बात नहीं यहाँ पे हम कह रहे हैं, ठीक है। तो आपको पूछेगा, मतलब चेदी वंश के बारे में जब पूछेगा ना, तो सिर्फ एक ही के बारे नाम याद रखिए, खारवेल। खारवेल, तो खारवेल का संबंध किससे है? चेदी वंश से। कहाँ राज किया था? कलिंग में। कलिंग में। कलिंग की राजधानी थी तोसली, यानी कलिंग का ये राजा था। कहाँ का? कलिंग का। इतना तो क्लियर हुआ, समझ गए? यानी खारवेल ना कलिंग का राजा था, कलिंग का, और राजधानी था तोसली। कलिंग पर आक्रमण कौन किया था? अशोक। 261 ईस्वी पूर्व में, यानी राजा गद्दी पर बैठा ना, उसके 8 वर्ष बाद। तो आपको याद करा दिया, 8 वर्ष बाद वो आक्रमण किया था, 10 वर्ष बाद वो बोध गया था, और 12 वर्ष बाद निगाली सागर, और 20 वर्ष बाद लुम्बिनी। याद है नहीं सब? हाँ। तो कहता खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, यानी वो जैन धर्म को मानने वाला था। कौन सा धर्म? जैन धर्म को मानने वाला था। और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। यानी ये जो खारवेल है, उदयगिरी पहाड़ी कटवा करके जैन मुनि के रहने के लिए ना जगह बनवाया था, आश्रम बनवाया था, ठीक है। तो ये इतना रिवीजन हो गया चेदी वंश। चेदी वंश में आपको खाली खारवेल याद रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भारत के यवन राज्य, माने भारत को यवन राज्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? यवन राज्य के बारे में। तो इस तरह से आपका चेदी वंश खत्म हो गया। अब बचा आपका भारत का यवन राज्य। तो यवन में कौन कौन आया? पहले हिंद यूनानी, उसके बाद सब, उसके बाद पल्लव, और उसके बाद कुषाण। यानी ये सब ना भारत पर राज किया, ये सब भारत पर राज किया। तो उसका सीरीज है, पहले हिंद यूनानी आया, उसके बाद सब है, उसके बाद पल्लव है, उसके बाद कुषाण है। तो हम एक एक चीज से देखेंगे इसमें, ठीक है। जैसे हिंद यूनानी, सब, पल्लव, कुषाण के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स, जो एग्जाम में प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो आपको ये वो तो क्लियर हो गया। खारवेल कौन वंश के था? चेदी वंश के। कहाँ का राजा था? कलिंग के। उसकी राजधानी क्या थी? तोसली। इतना तक क्लियर? अब देखिए, कहता है भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है। पहले हिंद यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पल्लव आए, फिर कुषाण आए। कहता है सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिम तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसने उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम, यानी कि सेल्यूकस का उत्तराधिकारी कौन हुआ? एंटियोकस प्रथम। वही सेल्यूकस जी को चंद्रगुप्त मौर्य हराया था, जिकर बेटी से कर्नेलिया से शादी किया था, याद है ना? 500 हाथी दान में दिया था, कंधार, हेराल, मकरांत, उदान में दिया था, चारों जगह, ठीक है। मतलब दहेज में दिया था, ठीक है। तो एंटियोकस प्रथम ने इसको अक्षुण्ण बनाया था। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। जब एंटियोकस दूसरा जब राजा बना ना, तो छोटा छोटा राज ना उसका बंटने लगा और स्वतंत्र होने लगा, ठीक है।
तो यहाँ से स्वतंत्र की कहानी चालू हुआ। ठीक है, तो आप देखिए नीचे कहता है बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोटोटस प्रथम ने किया था, यानी बैक्टीरिया में जो एक विद्रोह हुआ था, ठीक है, तो डियोटोटस उसका नेतृत्व किया था। बैक्टीरिया पर डियोटोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया, जिसका नाम है डियोटोटस द्वितीय, यूथेडेमस, उसके बाद मेट्रिटियस, उसके बाद मिनांडर। तो मिनांडर सबसे बड़ा नाम है, इसको याद रखिएगा, इसमें चेन भी लगा लीजिए मिनांडर के बारे में। आपको मिनांडर के बारे में आगे बताएंगे मिनांडर क्या किया है, ठीक है। तो मिनांडर का नाम याद रखिए, सबसे प्रतापी मतलब सबसे ज्यादा जाने जाने वाला नाम ही मिनांडर है, मिनांडर। उसके बाद यूके टाइस, उसके बाद एंटीआर्क्टिसन और हर्मिक्स। कहता है भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डिमेट्रिक्स, यानी भारत में सबसे पहले बैक्टीरिया के शासक कौन आक्रमण किया? डिमेट्रिक्स ने किया। इसने 190 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया, यानी भारत पर आक्रमण किया और भारत का ये जो हिस्सा है ना अफगानिस्तान का, पंजाब का, सिंध का, वो जीत लिया, यही डिमेट्रियस ने, ठीक है। पता है इसने अपना राजधानी ना साकल में बनाया, साकल जगह के नाम है वो साकल, ठीक है, वो अपना राजधानी बनाया। तो पूछेगा कि डिमेट्रियस की राजधानी कहाँ था? साकल। डिमेट्रियस की राजधानी टासल, डिमेट्रियस की राजधानी साकल, याद रखिएगा, ठीक है। और उधर आपका खारवेल की राजधानी कहाँ थी? तोसली, हाँ याद रखिएगा। हिंद यूनानी बैक्टीरिया यूनानी कहा था, मतलब ये हिंद यूनानी है ना, इसी हिंद यूनानी बैक्टीरिया को ना, हिंद यूनानी को ना बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया यूनानी कहते हैं, यानी बैक्टीरिया से आया था, ठीक है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर, देखिए सबसे ज्यादा नामी कौन है? मिनांडर, इसलिए आपको याद रखने के लिए कहते हैं। तो मिनांडर के कार्यकाल 165 से कितना? 165 से 145 ईस्वी पूर्व, माने उस समय ना घटता था। 165 से 145 पूर्व कौन रहा? मिनांडर। मिनांडर एक शक्तिशाली राजा था हिंद यूनान का, ठीक है, मिनांडर। तो मिनांडर के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। इसकी राजधानी साकल हुआ, बता दिए हैं। आधुनिक इसका नाम सियालकोट है। सियालकोट ना उस समय शिक्षा का बहुत प्रमुख केंद्र हुआ करता था। शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ? पढ़ाई लिखाई होता है वही ना, तो उसके समय ना शिक्षा का प्रमुख केंद्र था सियालकोट। अब वर्तमान में सियालकोट पाकिस्तान में है, कुछ हिस्सा भारत में भी है सियालकोट का, ठीक है। पता है मिनांडर ने नागसेन से, वही नागसेन, वही जो इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था, ठीक है। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, तो वही नागसेन है जो इसको ना बौद्ध धर्म सिखाया था। इसका दूसरा नाम है नागार्जुन। क्या? तो मिनांडर को कौन ज्ञान दिया था बौद्ध धर्म के? नागसेन कहिए या फिर नागार्जुन कहिए, ठीक है। तो मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर एक किताब में लिखा हुआ है जिसका नाम है मिलिंद पन्नो। क्या नाम है? मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो के बारे में परीक्षा में आता है, याद रखिए मिलिंद पन्नो, मिलिंद पन्नो, ये पूछवे करता है परीक्षा में मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो में क्या लिखा हुआ है? मिनांडर के प्रश्न और नागसेन का उत्तर, मिनांडर के प्रश्न और नागसेन का उत्तर कदे में लिखा हुआ है? मिलिंद पन्नो में, मिलिंद पन्नो में। याद रखिए ये प्रश्न पूछता है मिलिंद पन्नो में क्या लिखा हुआ है? मिनांडर के प्रश्न और नागसेन का उत्तर, यानी मिनांडर जो प्रश्न पूछता था नागसेन उसको उत्तर देता था, ठीक है। और इस तरह से बौद्ध धर्म अपना लिया था, यानी बौद्ध धर्म मानने लगा था, ठीक है। आपको जो जो प्रश्न पूछेगा उसका जवाब मिल जाएगा तो उसको आप मानने लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर एक पुस्तक में लिखा है, मैं संग्रहित है, जिसका नाम है मिलिंद पन्नो, अर्थात मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद के प्रश्न। इतना तक क्लियर? पता है हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिसने जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि ये सिक्के किन राजाओं का है, यानी हिंद यूनानी जब राजा भारत पर आक्रमण किया ना तो सिक्का चलाया, और सिक्का चलाया तो सिक्का पर लिखा हुआ है, उसके पीछे ना वो अंकित किया हुआ है। तो उस सिक्का को आप देखिएगा तो जानने चाहिए कि सिक्का कौन राजा चलाया था, और राजा के सारा नाम बता दिए, जिसमें मिनांडर सबसे प्रख्यात विख्यात शक्तिशाली राजा था, ठीक है। तो कहता है भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने सोने के सिक्के, एक परीक्षा में पूछता है कि सोने का सिक्का सबसे पहले कौन चलाया? सोना के सिक्का आप याद रखिए, सोना के सिक्का, सिक्का कौन चलाया सबसे पहले? कथी के था? सोना के, सोना के सिक्का सबसे पहले कौन चलाया? तो परीक्षा में पूछेगा सोना के सिक्का भारत में सबसे पहले कौन चलाया? याद रहेगा ना, हिंद यूनानी परीक्षा में पूछता है, ये एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए, गांठ मान लीजिए कि आपको पूछवे करेगा कि भारत में सबसे पहले सोना का सिक्का कौन चलाया? तो आपको याद रखना हिंद यूनानी, हिंद यूनानी याद रख लीजिए हिंद यूनानी के बारे में, ठीक है। हिंद यूनानी शासकों ने भारत में प्रथम सीमा प्रांत में यूनान के प्राचीन कला चलाई, जिसे ना हेलेनिस्टिक आर्ट, यानी यूनान के जो प्राचीन कला जो भारत में चला उसको कहते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट, हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। तो पहले यूनान में चलता था, भारत में आ गया, ठीक है। भारत में गांधार कला इसका एक उदाहरण है, यानी कि भारत में जो गांधार कला चलता है हेलेनिस्टिक आर्ट का ना एक नमूना है, हेलेनिस्टिक आर्ट का एक नमूना है जो भारत में चलता है, ठीक है, गांधार कला। इन यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कराया, भारतीय नाट्य कला में विकास में योगदान दिया। क्योंकि पर्दा यूनानियों के देन था, इसलिए इसे
यवनिका के नाम से प्रसिद्ध है। कहने का मतलब ये जो पर्दा, जैसे पर्दा होता है ना, नाटक में होता है, पर्दा लगा दो, पीछे का ड्रेस चेंज कर लो, फिर दूसरा आ जाएगा कैरेक्टर। तो इस पर्दा चलाया कौन चलाया? यूनानी। यूनानी चलाया ना, सबसे पहले यही स्टार्ट किया था पर्दा का व्यवस्था। इसलिए इसको क्या कहते हैं? यवनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? यवनिका। अरे पर्दा उधर जानते हैं ना, आपके घर में भी तो पर्दा लगा होगा ना, पर्दा के पीछे क्या है? तो पर्दा के पीछे अपना ड्रेस चेंज कर लेता है, जो नया पात्र होता है वो सच के आ जाता है, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि पर्दे का पर्दा सबसे पहले किसने लेके आया? हिंद यूनानी ने। तो यहाँ से क्या क्या क्लियर हो गया? ये मिनांडर के प्रश्न और नाम से के उत्तर मिलित बनो। उसका सबसे सोना का सिक्का चला है सबसे पहले से। आप कौन आया? तो हिंद यूनानी सबसे पहले आया, शक आया, पल्लव आया, कुषाण आया। तो हिंद यूनानी आप देख लिए, हम आगे बढ़ेंगे शक, पल्लव और कुषाण, ठीक है। यहाँ तक में कुछ पूछना है? नहीं तो ठीक है।